आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के नेता राहुल श्रीधर रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर केरल में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक स्वार्थ और विरोधाभासी दावे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के 10 साल के शासनकाल में हासिल की गई आर्थिक उपलब्धियों का श्रेय खुद ले रहे हैं। एक मीडिया से बात करते हुए बीआरएस नेता ने बताया कि केरल चुनाव प्रचार में रेवंत रेड्डी के बयान विरोधाभासी और राजनीतिक रूप से उनके स्वार्थ के लिए है। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि केरल चुनाव प्रचार में रेवंत रेड्डी के बयान विरोधाभासी और राजनीतिक रूप से उनके स्वार्थ के लिए है। एक तरफ तो आप पिनराई विजयन द्वारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र का जवाब देते हुए कहते हैं कि चुनाव केरल और तेलंगाना के बीच नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वह केसीआर का नाम पूरे मामले में घसीटते हुए कहते हैं कि केसीआर का शासन खराब था। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बहुत ही नाजुक संघर्ष विराम हुआ है। भारत दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ी आवाज़ है और जहां भी शांति की बात आती है हमने हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा का समय बहुत ही गलत था। देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज़फायर हुआ है और हमारा मानना ये है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाज़ा में किया, तीसरा ये इज़राइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रख कर भी जहाँ पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात ये है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बग़ैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहाँ से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ़ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीज़फायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीख़ी तौर पर हम अदा करके आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इज़राइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीज़ों का उम्मीद कर दे कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी। आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी? ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी? पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। तो ये नहीं, अब अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं है। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया
बाबल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुएज कनाल बंद हो गया, तुम क्या करेंगे? अब ये हाई टाइम है सरकार को कि वो इन चीज़ों को सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करें। केरल विधानसभा चुनाव पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वहां प्रचार किया है और बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि बीजेपी और एलडीएफ के बीच कोई आपसी समझ हो। जिस भाषा का इस्तेमाल वह वहां कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एलडीएफ के साथ शैडो बॉक्सिंग है। तेलंगाना में कांग्रेस और वाम मोर्चों यानी सीपीआई और सीपीएम गठबंधन में है और वे दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच की लड़ाई केवल एक दिखावटी लड़ाई है, क्योंकि वे केरल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के निधन पर तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि आज सुबह मुझे मोहसिना किदवई जी के निधन की दुखद खबर मिली। वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल थी। उन्होंने गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुबह सुबह बहुत एक दुखद न्यूज़ मिली सुबह में। जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि मोहसिना किदवई मैडम अब उनका इंतकाल होगा। एक बहुत ज़बरदस्त टॉल लीडर थे और उनकी जो लेगेसी है वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट है किसी को फॉलो करना, लेकिन वो हर मकान में इंदिरा गांधी मैडम और राजीव गांधी सर के साथ कैबिनेट में थे और वो हर बार पूरी कंट्री के लिए, गरीबों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम बिताया और टाइम दिया और इम्प्रूवमेंट किया है। तो हमको बहुत दुखद न्यूज़ है कि मैं पूरी उनकी फैमिली को श्रद्धांजलि देता हूँ और ये कहता हूँ कि बहुत सैड न्यूज़ है, बट इंशाल्लाह हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और डेफिनेटली हम उनका प्रेजेंस मिस करेंगे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रेवंत रेड्डी के नए कानून को लेकर जमकर सवाल खड़े किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अंदर एक बिल पारित किया कि हेट स्पीच के बारे में सख्त कदम उठाएंगे। ऐसा हेट स्पीच नहीं होना चाहिए राजनीति में। मैं रेवंत रेड्डी को सवाल करना चाह रहा हूँ। आज मैं आदर करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, क्योंकि वो बड़ा सीनियर नेता है। उस आदमी ने आज बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप कहते हुए मारने के लिए जो अपने भाषण में जो शब्द प्रयोग किया, उसके बारे में रेवंत रेड्डी को क्या कहना है वो सीधा सीधा बताना है। बहुत बारे बातें तो यहाँ बोलते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर हेट स्पीच के बारे में। आज उनको खुलासा करना चाहिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया वो सही है क्या? ये राजनीति में लोग ऐसा जहरीली सांप मारना और दूसरे वर्ग को ऐसा उचकाना कहाँ तक सही है? इसका जवाब तो मैं रेवंत रेड्डी से ही मांगता हूँ। बीआरएस के नेता टी हरीश राव ने तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के तहत लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों का संचालन अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे कालेश्वरम और देवदुला परियोजनाओं के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान पहुंच सकता है। राव ने चेतावनी दी है कि पंपों को बार बार चालू बंद करने से तेज कंपन, हाइड्रोलिक दबाव और वाटर हैमर जैसे असर हो सकते हैं, जिससे पंपों, इम्पेलर, शाफ्ट और दूसरे इलेक्ट्रो मैकेनिकल पुर्जों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। इन कामों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह या तो प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है या फिर नुकसान पहुंचाने और इसका दोष पिछली बीआरएस सरकार पर मढ़ने की एक जानबूझकर की गई कोशिश हो सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाईकोर्ट का रुख करके 2019 के हुजूर नगर उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज 4 मामलों को रद्द करने की मांग की है। अलग अलग दायर की गई याचिकाओं के अनुसार ये मामले कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती के समर्थन में की गई चुनावी गतिविधियों में से एक है। इनमें से एक मामले में आरोप लगाया गया है कि मादमपल्ली रोड से मुख्य सड़क तक निकाले गए एक रोड शो के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले में रेवंत रेड्डी अब उनके साथ मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
बीआरएस नेता हरीश राव के बयान पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार ने कहा कि बीआरएस के हरीश राव और बीजेपी मंत्री बंदी संजय ने कांग्रेस पर अपनी 6 गारंटी को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया है। बीआरएस जो 2014 में सत्ता में आई थी, उसने अपने वादों का 30% भी पूरा नहीं किया। वे 2014 से 2018 के बीआरएस घोषणा पत्रों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की योजना बना रहे हैं ताकि लोग खुद ही फैसला कर सकें। साथ ही बीजेपी के भी 2014 से कई राष्ट्रीय वादे अधूरे पड़े हैं, जिनमें हर साल 2 करोड़ नौकरियां और बरामद काले धन से हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करना शामिल है। वही चमाला ने आगे आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस की बी टीम की तरह काम करती है और कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों मिलकर काम साथ में करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को लेकर दिए अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वसम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था। वही आपको बता दें कि रविवार को केरल के इडुक्की जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा था कि राज्य के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं और गुजरात के अनपढ़ लोगों के विपरीत उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा था। वही विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने आज माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण के कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था। ईरान में संघर्ष विराम पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि यह संघर्ष विराम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हुआ है। इन 15 दिनों में कोई समाधान निकलना चाहिए। पाकिस्तान ने इसमें मध्यस्थता सिर्फ अमेरिका की वजह से की है। यह भूमिका भारत भी निभा सकता था। क्या मैंने सीज फायर हो गया, लेकिन खाली 2 हफ्ते के लिए हो गया। ये ईरान की जो मांग थी, नो एग्रेशन पैक्ट होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। आगे ये 15 दिन जो मिल गया है, उसमें इसके पर बहस होके उसमें पूरी तरह से हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान ने इसमें अगुवाई की, इसका कारण कहाँ न कहाँ अमेरिका ने उनको बोला होगा और अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान ने इसमें अगुवाई की है। ठीक है, ये रोल भारत को मिल सकता था, लेकिन भारत ने गलतियाँ की। उनके गोद में जाके बैठे ट्रम्प के और नेतन्याहू के, उससे हमारा रोल ख़त्म ही हो गया। हम एक तरफा काम करते हैं, ऐसा हो गया। लेकिन सर, वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह एक कद्दावर नेता थी और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। वह पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल होती थी। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला राजनेता के तौर पर राजनीति में इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। किदवई जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और पार्टी के लिए बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था और हर पार्टी के कार्यक्रम में वो आते थे। लेकिन जब थोड़ा बीमार हो गए तब आना कम हुआ। लेकिन एक महिला होकर बहुत दिन पॉलिटिक्स में सस्टेन करना, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं उनको अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे पार्टी के ओर से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि हमने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी उम्मीदवार की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता एक बुजुर्ग महिला को वोट के बदले पैसे दे रहे हैं। वे कई निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं जहां वे महिलाओं को पैसे और साड़ियां बांट रहे हैं।
केरल में ऐसा पहली बार हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को प्रभावित करने के लिए एक नई तरकीब अपना रही है। वहीं दूसरी ओर सीपीएम हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चे जैसी कई चीजें प्रकाशित कर रही है। हमने इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सीपीएम चुनाव की पूर्व संध्या पर गलत बातें फैला रही है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वे इस समय कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते। यदि संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ेंगे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया था। आज मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने इन दावों को डरे हुए विपक्ष का दुखद और हताश प्रयास बताया, जो विकास से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से वह सच नहीं हो जाता। यह डरी हुई कांग्रेस और डरी हुई सीपीएम का लोगों का ध्यान विकास से भटकाने का एक सीधा साधा दुखद और हताश प्रयास है। अगर उनके पास सबूत हैं तो वे पुलिस और चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वे ऐसा नहीं करेंगे। चंद्रशेखर ने केरल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह केरल का आखिरी चुनाव है जिसमें 3 मोर्चे होंगे। अगले चुनाव से केवल एनडीए ही होगा और कांग्रेस और एलडीएफ आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के रूप में साथ आएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे इस अपमान का समर्थन करते हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब शर्मा ने खड़गे की इस मांग के जवाब में उनकी आलोचना की कि बुढ़ापे के कारण वे पागल की तरह बोल रहे हैं। गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक और निंदनीय भाषा बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि खड़गे देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और न केवल कांग्रेस बल्कि दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अपमान करके भाजपा के मुख्यमंत्री ने देश भर के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को स्पष्ट करना चाहिए क्या वे करोड़ों भारतीयों के इस अपमान का समर्थन करते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शर्मा से बिना शर्त माफ़ी मांगने की भी मांग की थी और उनकी टिप्पणियों को निंदनीय तथा दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि वे ऐसे मुद्दे इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे अखबारों और मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। वे इसके नतीजों या लोग क्या कहेंगे इस बारे में नहीं सोचते। डीएमके सांसद टी शिवा ने आज कहा कि तमिलनाडु में 30 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को चुनाव है। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह महिला आरक्षण बिल के लिए संसद का सत्र 29 अप्रैल के बाद आयोजित करे। दोनों राज्यों को मिलाकर सांसदों की कुल संख्या 120 है, इसलिए इस सत्र के दौरान 120 सांसद चुनाव प्रचार के समय अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से दूर रहेंगे। केंद्र सरकार इंतजार कर सकते थे, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीवीके पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। टीवीके पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है और अभिनेता विजय ने पूरे जोरों शोर के साथ प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। टीवीके ने अन्य राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले अनुभवी नेताओं को अपनी लिस्ट में शामिल करके चुनावी पारे को बढ़ा दिया है। वही इस कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं के टीवीके पार्टी से चुनाव लड़ने की स्थिति में काफ़ी समर्थक इनके पाले में आ सकते हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को नुकसान हो सकता है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो राज्य में टीवीके की एंट्री खतरा साबित हो सकती है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और चेपॉक थिरुवल्लिकेनी से डीएमके के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने पार्टी के पिछली उपलब्धियों और भविष्य के वादों पर जोर देते हुए आज तिरुवरुर में प्रचार प्रसार किया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन ने डीएमके की कई पहलों का जिक्र किया, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन, कॉलेज छात्रों को लैपटॉप वितरण और महिलाओं के लिए नए वित्तीय और घरेलू उपकरण लाभ भी शामिल है। उदयनिधि ने कहा कि मेरे नेता एमके स्टालिन और मैं अपने चुनाव प्रचार में लोगों के सामने गर्व से खड़े हूँ, क्योंकि हमने अपने चुनावी वादे मुद्दे पूरे किए हैं, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देना, स्कूली बच्चों को सुबह का टिफिन। हाल ही में 10 लाख कॉलेज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिले। हमारे नेता ने अब महिलाओं के लिए हर महीने 1000 से 2000 रुपये जुटाने का वादा किया है। हमने
महिलाओं को 8,000 रुपये का कूपन देने की घोषणा की है ताकि वे अपने घर के लिए अपनी पसंद के बिजली के सामान खरीद सकें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।